नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। सड़क पर बवाल की धमकी आ गई है, मुसलमानों को भड़काना फुल चालू है। पीएम मोदी के खिलाफ नया भयंकर प्लान तैयार हो गया है क्या? बंगाल में बाबरी मुफ्ती ओवैसी सबक सिखाने पर आए, मुस्लिम वोट के लिए क्या क्या हो रहा है। राहुल गांधी विदेश में, इधर मोदी की चाय पार्टी में पहुंची प्रियंका और इंडी। अब कांग्रेस में खेला हो बे क्या? बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने लगा दी आग, मुनीर का प्लान, यूनुस का एक्शन। मोदी का जवाब तैयार है क्या? पर्दे के पीछे से बांग्लादेश को क्यों जला रहा है मुनीर, उसका असल प्लान क्या है आज आपको बताऊंगा। यूनुस मुनीर के अंदर पीएम मोदी के नए भारत का ऐसा खौफ, बांग्लादेश में कभी भी मिशन धुरंधर पार्ट 2 शुरू हो जाएगा। भारत को सम्मान, पीएम मोदी को अवार्ड, लेकिन पाकिस्तान को गजब बेइज्जत कर दिया एक मुस्लिम देश ने, आज आपको दिखाऊंगा। मुस्लिम ब्रदरहुड भी काम ना आया, भिखारी पाकिस्तान को मुस्लिम देश ने ही कैसे औकात बता दी, आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। और जिस सीक्रेट फाइल के खुलने पर इंडी वाले गिरा रहे थे पीएम मोदी की सरकार, वो फाइल आज खुल गई तो उसमें क्या निकला। बड़े बड़े फंस गए, ट्रंप पर मंडरा रहा महासंकट, सीक्रेट फाइल और उसकी वो तस्वीरें जिसने दुनिया में आग लगा दी हैं, आज वो आपको दिखाऊंगा। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी? आईफोन तो करोड़ों लोग यूज करते हैं, लेकिन आईफोन में शुरू में जो आई लगा है उसका मतलब क्या होता है? क्यों फोन के पहले आई अल्फाबेट लगाया है एप्पल ने, कभी सोचे हैं? आज उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। कोडिन कफ सिरप मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव भिड़ गए हैं। सीएम योगी ने कहा कि कोडिन मामले की जांच में आरोपियों का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से निकले। आरोपियों की फोटो समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ दिख रही है। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, यह खेल पुराना हो गया है, कोई नई बात बताओ। बेटिंग ऐप मामले में ईडी ने तगड़ा एक्शन लिया है। कई क्रिकेटर्स और एक्टर्स की करोड़ों की संपत्तियां अटैच हो गई हैं। इसमें युवराज सिंह की 2.5 करोड़ की संपत्ति अटैच हुई है, सोनू सूद की 1 करोड़ की संपत्ति, उर्वशी रौतेला की 2 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। इससे पहले सुरेश रैना और शिखर धवन की 11 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हुई थी। ईडी ने डंकी रूट सिंडिकेट के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक साथ 13 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान दिल्ली से 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश, 6 किलो सोना और 313 किलो चांदी बरामद हुई। पूरा मामला फरवरी 2025 में अमेरिका से 330 भारतीयों के डिपोर्टेशन से जुड़ा हुआ है। यूपी के बहराइच में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने पर सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब पूरा पुलिस महकमा सलामी में व्यस्त रहेगा तो प्रदेश का अपराधी तो मस्त रहेगा। वहीं बहराइच पुलिस ने कहा कि पुलिस कर्मियों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए आयोजन हुआ था। हालांकि डीजीपी ने बहराइच एसपी को तलब कर लिया है। अवैध सट्टेबाजी ऐप को बढ़ावा देने के मामले में ईडी ने यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के ठिकानों पर छापा मारा है। अनुराग के उन्नाव वाले घर से ईडी ने करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां जब्त की। ईडी के एक्शन के बाद अनुराग द्विवेदी ने सफाई दी है और पोस्ट में लिखा है कि जीवन में काफी संघर्ष किया, लेकिन 2025 में डिपार्टमेंट को अचानक परेशानी हो गई। मुंबई के पास मीरा भाईंदर में एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में पहुंच गया, जिसके बाद तेंदुए ने एक बिल्डिंग में घुसकर 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। तेंदुआ पूरे इलाके में 6 घंटे तक उत्पात मचाता रहा। आखिर में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को बेहोश करके पकड़ा। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एयरपोर्ट पर एक जेट विमान क्रैश हो गया। प्लेन टेक ऑफ के कुछ मिनटों बाद वापस लौटने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान जमीन से टकरा गया और आग की लपटों में बदल गया। हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, सड़क पर बवाल की धमकी आ गई है, मुसलमानों को भड़काना फुल चालू है। पीएम मोदी के खिलाफ नया भयंकर प्लान तैयार हो रहा है क्या? बंगाल में बाबरी मुफ्ती ओवैसी सबक सिखाने पर आए, मुस्लिम वोट के लिए क्या क्या चल रहा है। राहुल गांधी विदेश में, इधर मोदी की चाय पार्टी में पहुंची प्रियंका और इंडी। अब कांग्रेस में खेला हो बे क्या? सबसे पहले इस पॉलिटिक्स का चैप्टर। इस वक्त देश के अंदर खतरनाक माहौल बनाने की साजिशें हो रही हैं, यह आरोप लग रहा है। एक तरफ इंडी वाले नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसान आंदोलन की तरह का नया आंदोलन करने की धमकी देने पर आ गए। दूसरी तरफ मुसलमानों का जबरदस्त ध्रुवीकरण हो रहा है और इसी में बुर्का कांड पर लगी आग को हवा दी जा रही है। इसी में बंगाल में बाबरी के नाम पर बवाल किया जा रहा है और यह सब तब हो रहा है जब भारत के पड़ोस में बांग्लादेश में आग लगी हुई है ऑलरेडी। कट्टरपंथियों की भीड़ ने बांग्लादेश को फूंक दिया है।
वहां भारत विरोधी हिंदू विरोधियों ने कोहराम मचा रखा है। वहां क्या हो रहा है आगे दिखाऊंगा, लेकिन इस खतरनाक माहौल के बीच इंडी गठबंधन कुछ दिनों से यह भी माहौल बना रहा था कि 19 दिसंबर को पीएम मोदी की कुर्सी चली जाएगी। 19 दिसंबर तो आज है। 19 दिसंबर को ये लोग कह रहे थे कि ऐसा कुछ होगा जिससे मोदी सरकार हिल जाएगी। आज 19 दिसंबर है, लेकिन इंडी वाले जो माहौल बना रहे थे वैसा हुआ क्या या नहीं हुआ, आज आपको दिखाऊंगा। अमेरिका में जिस एप्स्टीन फाइल्स को लेकर इंडी गठबंधन दावा कर रहा था कि फाइल वहां खुलेगी, यहां भारत में मोदी सरकार पर भूचाल आ जाएगा, वो फाइल तो खुल गई, लेकिन हुआ क्या, उसमें किस किस का नाम आया, ये भी आगे चैप्टर है। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि आज संसद सत्र खत्म होते होते इंडी गठबंधन ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या नई तिकड़म बैठा ली। इंडी गठबंधन सड़क पर उतरने की चेतावनी दे रहा है। अब किसान आंदोलन जैसे आंदोलन की धमकी आ गई है बॉस। फिर से नेपाल बांग्लादेश जैसा उत्पात करने की बातें होने लगी हैं। इंडी गठबंधन आगे क्या बवाल करने की सोच रहा है, उसका एक छोटा सा ट्रेलर संसद में दिख भी गया। संसद में पीएम मोदी के नए बिल की कॉपी फाड़ दी गई। इसी गठबंधन के सांसदों ने रात भर जागकर संसद की सीढ़ियों पर धरना दिया। पूरा माहौल यह बनाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी से लड़ने का एक ही तरीका बचा है कि सड़क पर उतरकर ताकत दिखाई जाए। आप यह भी देखिए कि इधर देश में बवाल मचा है, उधर जर्मनी गए राहुल गांधी का नया वीडियो आया। वीडियो में विदेश में बैठकर राहुल गांधी ने आरएसएस का नाम लेकर क्या कहा, वो भी आगे आपको दिखाऊंगा। लेकिन राहुल गांधी उधर विदेश में है, यहां प्रियंका वाड्रा और इंडी वाले पीएम मोदी के साथ चाय पर चर्चा करने चले गए। उसकी तस्वीरों की भी बड़ी चर्चा हो रही है। आज आपको यह भी बताऊंगा कि भाई क्या कांग्रेस के अंदर भी तो खेला नहीं होने वाला। इधर ये राजनीति चल रही है, उधर बुर्का विवाद पर कैसे कश्मीर के माहौल को भड़काने का प्रयास हो रहा है। ओवैसी के नेता क्या धमकी दे रहे हैं, जुमे के दिन बंगाल की बाबरी की जमीन पर क्या गजब हो गया, बहुत कुछ है इस पहले चैप्टर में बॉस। लेकिन जो राजनीति को लेकर गदर मचा है उसकी एक एक तस्वीर की झलक देखिए। राम का नाम लगा लेने मात्र से आपके गुनाह नहीं छिप जाएंगे। तो लोग मजबूरन रास्ते पे आएंगे, सड़क पे आएंगे, गोलियां भी खाएंगे, लेकिन इस कानून को सपोर्ट कभी नहीं करेंगे और हम लड़ते रहेंगे। संसद को गौण कर सकते हो, सड़कों को गौण करना बराबर। सड़कों को मौन करने की कला किसी सल्तनत में नहीं आई। रिफॉर्म्स एक्सप्रेस चल चुके हैं, रुकने वाला नहीं है। नहीं हो पाया, होना चाहिए। मैंने एक रिक्वेस्ट भी डाली है कि अगले सेशन में हम कर लें। आपको कोई हक नहीं बनता, आप हमारा नकाब, आप हमारे हिजाब को हाथ भी लगा। बीजेपी के लीडर हैं, वो यहाँ कौरव राज बनाना चाहते हैं, राम राज नहीं। देश में इस वक्त क्या चल रहा है आप इन 3 तस्वीरों में देखिए। उधर बुर्के और बाबरी को लेकर भयंकर बवाल मचा हुआ है। इधर आज संसद का सत्र भयंकर बवाल के साथ खत्म हो गया। इधर संसद का सत्र खत्म हुआ, उधर कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को खुली धमकी दे डाली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज क्या कहा है आपको सुनना चाहिए। ये जनता के अधिकार छीन लेने का जो काम कर रहे हैं, आपको कल के दिन ऐसा ही एक समय आएगा जिस ढंग से आप 3 कृषि काले कानून को वापस लिए, तो ऐसा एजिटेशन आपको चाहिए कि लोग आपको गड़बड़ करने से, रास्ते बंद होने से, गोलियां खाने से यही पसंद है। उसी वक्त अगर आप ये करते हैं तो लोग मजबूरन रास्ते पे आएंगे, सड़क पे आएंगे, गोलियां भी खाएंगे, लेकिन इस कानून को सपोर्ट कभी नहीं करेंगे और हम लड़ते रहेंगे। कांग्रेस के दिलो दिमाग में क्या यही चल रहा है कि किसी तरीके से लोग सड़क पर आए, आंदोलन हो, प्रदर्शन हो? ये सवाल अब पूछे जा रहे हैं। इधर कांग्रेस किसान आंदोलन जैसे आंदोलन की धमकी दे रही है इशारों इशारों। उधर राहुल गांधी ने भी विदेशी जमीन से पीएम मोदी पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी इस वक्त जर्मनी में और वहां से उन्होंने कहा कि कल रात को मोदी सरकार ने एक झटके में 20 साल के मनरेगा को ध्वस्त कर दिया। नए बिल का डिजाइन एंटी स्टेट और एंटी विलेज है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस तरह के बदलाव से महिलाएं, दलित, आदिवासी, भूमिहीन, मजदूर और सबसे गरीब ओबीसी समुदाय सबसे पहले बाहर धकेले जाते हैं। संसद में मनरेगा नाम में बदलाव को बुलडोजर से जोड़ते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस कानून को बिना किसी उचित जांच परख के संसद में
बुलडोजर की तरह चलाया गया। नए कानून के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम इस सरकार को ग्रामीण गरीबों की सुरक्षा की आखिरी पंक्ति को नष्ट नहीं करने देंगे। हम इस कदम को हराने के लिए श्रमिकों, पंचायतों और राज्यों के साथ खड़े होंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी मोर्चा बनाएंगे कि इस कानून को वापस लिया जाए। यानी विदेश गए हुए राहुल गांधी ने एक तरह से इशारा कर दिया कि इस नए कानून के विरोध में कांग्रेस बाकी विपक्षी पार्टियों को जोड़ेगी और भयंकर प्रदर्शन होगा। यह इंडी गठबंधन को फिर से साथ लाने का एक मंच बनाया जाएगा। राहुल गांधी अभी जर्मनी के दौरे पर है, वहां से भी उन्होंने आरएसएस का नाम लेकर हमला बोला। एक बार उसको भी सुनिए। फिर राहुल गांधी की कौन सी तस्वीर बीजेपी दिखा रही और कह रही है कि क्या बड़ी साजिश रचने गए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी विदेश में जाके कह रहे हैं कि आरएसएस के प्रमुख कहते हैं कि सच का कोई मतलब नहीं। ये कब कहा है आरएसएस प्रमुख ने कि सच का कोई मतलब नहीं है? कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दिमाग में मोदी के खिलाफ क्या भयंकर प्लान चल रहा है, इस पर सवाल उठने लगे। इसी बीच बीजेपी ने राहुल गांधी को लेकर सनसनीखेज दावा कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने जर्मनी के बर्लिन में राहुल गांधी की एक फोटो दिखाई, ट्वीट की और दावा किया कि राहुल गांधी जिन लोगों से मिल रहे हैं वो सोरोस के लोग हैं। बीजेपी प्रवक्ता का दावा है कि फोटो में राहुल गांधी से जो महिला मिल रही है उसका सोरोस की संस्था से कनेक्शन है। प्रदीप भंडारी का आरोप है कि इस पैटर्न को समझना चाहिए कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तभी देश में यह बवाल होता है। इधर राहुल गांधी जर्मनी गए, उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को धमकी दे डाली। इंडी गठबंधन के बाकी लोग भी इसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। सुनिए आरजेडी के सांसद मनोज झा ने क्या कहा है। उपसभापति जी, आप तो पिछले जब पुरानी वाली बिल्डिंग में भी हम लोग बैठते थे, फार्म लॉज पे बहस चल रही थी, हमने तब भी कहा था संसद को गौण कर सकते हो, सड़कों को गौण करना बड़ा मुश्किल है। सड़कों को मौन करने की कला किसी सल्तनत में नहीं आई आज तक। और हम तो लोहिया जी के लोग हैं, वो कहते थे संसद खामोश तो सड़कें रोशन हो जाती हैं। और मैं आगाह कर रहा हूं सर, थोड़ा सोचिए इस पर, आसमान नहीं टूट रहा है। इंडी गठबंधन हर सवाल, हर जो मुद्दा है उस पर सड़क की तरफ देख रहा है। कैसे जेनजी सड़क पर आ जाए, कैसे लोग सड़क पर आ जाएं। कभी एसआईआर का विरोध करता है तो अब इसको सड़क से उम्मीद रहती है। अब ये मनरेगा का नाम चेंज हुआ तो इनको सड़क से उम्मीद है। इनकी खुद की पॉलिटिक्स सड़क पर आ रखी है, ये इनको नहीं दिख रहा। पब्लिक क्यों इनसे दूर हो रही है, इस पर फोकस नहीं है। आप देखिए कल से इंडी गठबंधन ने क्या भयंकर माहौल बनाया। पूरे संसद में सियासत हुई ऐसी कि लोग हैरान रह गए। कल रात करीब 12:30 बजे संसद से विकसित भारत जी राम जी बिल पास हो गया। इस बिल के विरोध में संसद परिसर में विपक्ष ने हल्ला काट दिया। आप देखिए इस बिल के विरोध में कैसे विपक्षी सांसद कड़कड़ाती ठंड में आधी रात में नारेबाजी कर रहे हैं। हम शर्मिंदा है गांधी, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है गांधी, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है गांधी, हम शर्मिंदा है। इस बिल के विरोध में टीएमसी सांसदों ने संसद परिसर की सीढ़ियों पर रात भर धरना भी दिया। कड़कड़ाती ठंड में कंबल के साथ टीएमसी सांसद रात भर संसद की सीढ़ियों पर बैठे रहे। टीएमसी सांसदों ने करीब 12 घंटे धरना दिया। टीएमसी सांसदों ने महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ यह धरना प्रदर्शन किया। Good morning. It's 5 a.m. All India Trinamool Congress 12-hour dharna on the steps of Parliament. There's Ritu, there's Dola, there's Derek, there's Mamata Bala Thakur and Mosam at the back. Here we are. नए कानून के विरोध में कांग्रेस किसान आंदोलन की तरह ही आंदोलन की धमकी दे रही है। इंडी गठबंधन यही माहौल बना रहा है कि मोदी सरकार ने पहले किसानों को परेशान करने वाला बिल लाने का काम किया था, अब मजदूरों का अधिकार छीनने वाला बिल लाया जा रहा है। इंडी गठबंधन ऐसा माहौल बना रहा है जैसे मोदी सरकार रोजगार की गारंटी छीन रही है। मजदूरों को काम ही नहीं मिल पाएगा, ना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। जबकि सच यह है कि मनरेगा की जगह जो नया बिल है उसमें 100 की जगह 125 दिन का रोजगार मिलना है। यानी काम भी ज्यादा मिलना है, पैसा भी ज्यादा मिलना है। दूसरी बात, इस बिल से किसानों को भी फायदा होगा। फसल सीजन में जो मजदूरों की कमी हो जाती है वो नहीं होगी। तीसरी बात, नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से धांधली रुकेगी, एआई की मदद से बेहतर प्लानिंग होगी। यानी नए कानून से लोगों को फायदा होगा और गांव का भी विकास होगा। अभी की जरूरतों के हिसाब से कामकाज होगा। लेकिन जैसे 3 कृषि कानून को लेकर झूठ फैलाया गया था कि अरे सरकार जो है वो किसान का जमीन छीन लेगी, बड़े बड़े लोगों को दे देगी, वो झूठ चल गया। बाद में इतना हुआ कि भाई तीनों कानून वापस हो गए। अब यही काम इसमें हो रहा है
कि झूठ फैलाओ। इधर संसद में बवाल मचा, उधर आज शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सरकार और विपक्ष की टी पार्टी की तस्वीरों ने जनता को हैरान कर दिया, क्योंकि सियासी लड़ाई लड़ने वाले नेता आपस में बैठ के चाय पी रहे थे। इस टी पार्टी में पीएम मोदी भी थे, प्रियंका वाड्रा भी थी, वहां हंसी मजाक भी चल रहा था, माहौल बहुत लाइट था। सत्र के खत्म होने पर लोकसभा स्पीकर ने सबको चाय पे बुलाया था। इस बैठक में पीएम मोदी, प्रियंका वाड्रा, बाकी विपक्ष के नेता ठहाके लगाते दिखे। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा कि देखिए एक राहुल गांधी के नहीं होने से कितना माहौल अच्छा हो जाता है। कई लोग लिख रहे थे, क्योंकि वो जब मीटिंग में थे पिछली बार, कुछ ऐसी मीटिंग हुई थी सबके साथ, बहुत तनाव दिख रहा था सबके चेहरे पे। इस बार देखिए पीएम मोदी भी हंस रहे हैं, प्रियंका वाड्रा भी हंस रही हैं, सब हंसी मजाक चल रहा है, बड़ा लाइट माहौल है। कई लोग लिखने लगे कि एक आदमी के नहीं होने से देखिए कितना कुछ बदल जाता है। संसद का सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो पाई। आजकल कहते कहते सत्र ही निकल गया, लेकिन प्रदूषण की सुध किसी ने नहीं। अब जब सत्र खत्म हो गया तो संसदीय कार्य मंत्री कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। उधर कांग्रेस ने सरकार पर सब बात डाल दिया है। सुनिए जरा दोनों। एक विषय रह गया था, हम लोग पोल्यूशन पे चर्चा करना चाहते थे, अपोजिशन में मांगा था, बाद में कांग्रेस ने बोला कि पोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, चर्चा नहीं करेंगे, हंगामा किया तो पोल्यूशन पे हम चर्चा नहीं कर पाया। ये थोड़ा सा मलाल रह गया, नहीं हो पाया, होना चाहिए। मैंने एक रिक्वेस्ट भी डाली है कि अगले सेशन में हम कर लें इसको। मैंने पहले ही कहा ये शीतकालीन सेशन नहीं, ये प्रदूषणकालीन सेशन है। कौन डिस्कस करेगा? बोलने देंगे तब ना, बोलने ही नहीं देते हैं। इन नेताओं की प्रायोरिटी की लिस्ट में पोल्यूशन हो तब तो चर्चा हो, और चर्चा करके भी क्या हो जाएगा? सवाल ये, पब्लिक तो ये पूछ रही है बॉस चर्चा करके क्या कर लीजिएगा? जो करना है वो पहले करके तो दिखाते। इतने साल से हो नहीं रहा। संसद के अंदर प्रदूषण पर बहस नहीं हुई, लेकिन होती तो क्या ही हो जाता। उसका ट्रेलर भी आपको दिखाता हूं। सपा सांसद आर.के. चौधरी कह रहे हैं कि दिल्ली समेत देश में प्रदूषण के लिए हिंदुओं के अंतिम संस्कार और होलिका दहन जिम्मेदार हैं। सुनिए जरा। पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं, और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और कार्बन जलता है, नहीं ऑक्सीजन जलता है, खपत होती है। ये तो उल्टा हुआ। ऐसे लाशें जलती हैं, और हमारा एक त्यौहार है होली दहन का। पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे एक साथ होली दहन होता है। उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, और नई ऑक्सीजन का खपत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे नुकसानदायक है। तो कहीं न कहीं हमारा जो देश है वो पर्यावरण पर बहुत गंभीर नहीं है। इन लोगों के मन में हिंदुओं के आस्था को लेकर किस तरह का भाव है, आप इन बयानों से समझ सकते हैं। लाशें जलाई जाती हैं इसलिए प्रदूषण हो रहा है। लाशें क्या खाली दिल्ली में जल रही हैं, खाली नोएडा में जल रही हैं, भरदेश में नहीं जल रही। और अगर सब जगह लाशें जल रही हैं और उसी से प्रदूषण हो रहा है, तो बाकी जगह AQI क्यों नहीं दिल्ली जैसा है? होलिका दहन होली में हुआ, अभी दिसंबर में इनको उससे प्रदूषण दिख रहा है। हिंदू को गाली देने का एक ट्रेडिशन बन गया है। सारी कमी हिंदू त्योहार, हिंदू इसमें, हिंदू उसमें निकाल दो। इसीलिए लोग दिवाली में पटाखे फोड़ने लग गए बॉस, यही सब देख देख के कि पूरा साल तो सुधारना है नहीं, दिवाली में आएंगे लोग ज्ञान देने के पटाखा मत फोड़ो, उससे प्रदूषण होता है। फोड़ लिए, अगले दिन 2 दिन के बाद जो है पटाखे नहीं चले। अब कौन सा पटाखा चल रहा है? रोक लिए क्या ये लोग? एक तरफ संसद में ये सब बवाल हुआ, उधर आप देखिए कि कैसे नीतीश कुमार से जुड़े बुर्का कांड को लेकर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। बुर्का कांड पर बवाल अब बिहार से होते होते पूरे देश में फैल गया भाई। कश्मीर में पीडीपी की महिला कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया, कश्मीर में। इस बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने नीतीश कुमार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। महबूबा मुफ्ती की बेटी कैसे नीतीश कुमार को चेतावनी तक दे रही है, कैसे महबूबा मुफ्ती इस बुर्का विवाद को द्रौपदी के चीरहरण से जोड़ दी हैं। सुनिए जरा दोनों को। एक मुख्यमंत्री ने एक औरत का निकाब, उसका पर्दा छुआ। आपको कोई हक नहीं बनता आप हमारा नकाब, आप हमारे हिजाब को हाथ भी लगाए। अगली बार अगर आपने हमारे हिजाब या नकाब को हाथ लगाया, हम मुसलमान औरतें आपको ऐसा सबक सिखाएंगी जो आप जिंदगी भर, प्लीज एक मिनट, जो आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। और हम मुसलमान औरतें ही आपको वो सबक सिखाएंगे जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। इसलिए कंसिडर दिस एज योर फाइनल वार्निंग। जो गिरिराज सिंह जैसे जो बीजेपी के लीडर हैं,
वो यहाँ कौरव राज बनाना चाहते हैं। राम राज नहीं, कौरव राज, जिसमें कौरवों ने द्रौपदी का बड़ी महफिल में कपड़े उतारे दिए थे। तो मुझे लगता है गिरिराज जी की मेंटालिटी वही कौरवों वाली है, जहां पर औरतों की कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि द्रौपदी तो मुसलमान नहीं थी, उसने तो नकाब नहीं पहना था, और उसके बावजूद उसके कपड़े उतारे गए और बड़ी महफिल में उतारे गए। और यही कौरव गिरिराज जैसे लोग उस वक्त तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे। तो आज भी वही काम कर रहे हैं। बुरके पर जो बवाल चल रहा है उसमें ओवैसी भी पीछे नहीं रहना चाहते। इस विवाद में ओवैसी की पार्टी भी कूद गई। एआईएमआईएम के नेता और महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सांसद रहे इम्तियाज जलील ने नीतीश कुमार को धमकी देते हुए क्या कहा है, सुनिए जरा। एक तरफ बुरके पर विवाद नहीं थम रहा, दूसरी तरफ बंगाल की बाबरी मस्जिद को लेकर भी लगातार माहौल गर्म है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जहां बाबरी मस्जिद की नींव डाली जा रही है, वहां दूसरे जुमे पर भी भारी भीड़ जुटी। दावा है कि करीब 2.5 लाख मुसलमान यहां पहुंचे। बंगाल के मुर्शिदाबाद में कैसे बंगाल के नए ओवैसी ने मुसलमानों को अपनी तरफ एकजुट कर लिया है, जरा देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडंगा में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद की जमीन पे बड़ी संख्या में आज जो लोग हैं वो नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। जुमे की नमाज है आज, और देखेंगे अगर आप पीछे तो बड़ी संख्या है लोगों की जो यहाँ पर आकर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे हुए हैं। कोई पश्चिम बंगाल के दूसरे जिलों से आया है, तो कोई बिहार से आया है और दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर आया है। हुमायूं कबीर की माने तो 2 लाख से अधिक लोग जो हैं वो आज एक साथ यहाँ पर जुटे हैं और यहाँ पर नमाज अदा करेंगे। यही कारण है कि आगे से लेकर पीछे की जो पूरी पंक्ति है वहां पर आप यह लगातार दूसरा जुमा है जब मुसलमानों की यह भीड़ बंगाल के ओवैसी के लिए पहुंची हुई है, इकट्ठा हुई है बाबरी मस्जिद के नाम पर। मुर्शिदाबाद में बाबरी स्टाइल में बन रही मस्जिद के लिए सिर्फ बंगाली नहीं, बिहार से भी लोग यहां पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में ईंट जुटाकर मस्जिद बनाने का काम तेजी से चल रहा है। जहां मस्जिद बन रही है वहां बाबरी मस्जिद और बंगाल के ओवैसी बन चुके हुमायूं कबीर के नाम लिखी हुई टी शर्ट बिक रही हैं। आप देखिए मुर्शिदाबाद से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, कैसे बाबरी मस्जिद और हुमायूं कबीर जो हैं उनके नाम पर टी शर्ट्स बिक रही हैं। सर आप कहाँ से आए? बिहार से आए हुए हैं। बिहार से जिला से, हाँ। बेगूसराय से आए? बेगूसराय से आए हुए हैं नमाज पढ़ने के लिए। हाँ, नमाज पढ़ने के लिए। हम बाबरी मस्जिद बन रहा है, देखने के लिए आए हैं। देखिए, तो कोई बिहार से आया है, कोई पश्चिम बंगाल से, दूसरे जिलों से आया है, और बड़ी संख्या है लोगों की जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो ईंट है वो यहाँ पर दान किया गया है, और लगातार जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर ईंट जो है वो दान कर रहे हैं। इसके अलावा जो सीमेंट है वो भी यहाँ पर दान किया जा रहा है, जो बालू और गिट्टी है वो भी यहाँ पर दान किया जा रहा है, और जो ईंट अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कितनी बड़ी संख्या ईंट की जो यहाँ पर दान किया गया है। इस पूरे परिसर के आसपास जो ये बाबरी मस्जिद का प्रस्तावित जो पूरा जमीन है, इसके परिसर के आसपास जो दुकानें हैं वो बाकायदा यहाँ पर खुल गई हैं। टेम्पररी जो होटल्स हैं छोटे छोटे से वो यहाँ पर खुल गए हैं। जो टी शर्ट है बाकायदा वो देखिए, आई लव बाबरी मस्जिद, आई लव हुमायूं कबीर, इस तरीके से जो टी शर्ट्स हैं वो यहाँ पर बिकने शुरू हो गए हैं, और लगातार जो लोग हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। जिस तरह से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने भीड़ जुटा ली है, उससे मुस्लिम वोटों को लेकर ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ गई होगी। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी बंगाल का मोर्चा संभाल लिया है। कल पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे। पीएम मोदी कल बंगाल के रानाघाट में रैली करेंगे, केंद्र की कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस दौरे को लेकर पीएम मोदी ने कहा है कि टीएमसी के कुशासन से बंगाल को नुकसान हो रहा है। टीएमसी की लूट और डराने की राजनीति ने सारी हदें पार कर दी, इसलिए लोगों को अब बीजेपी से उम्मीद है। तो पूरे देश में जो पॉलिटिक्स चल रही है वो किस दिशा में जा रही है आपको दिख रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश किस दिशा में जा रहा है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने आग लगा दी। मुनीर का प्लान, यूनुस का एक्शन, मोदी का जवाब तैयार है क्या? पर्दे के पीछे से बांग्लादेश को क्यों जला रहा है मुनीर? क्या है असल प्लान? यूनुस मुनीर के अंदर पीएम मोदी का ऐसा खौफ, बांग्लादेश में कभी भी शुरू हो जाएगा मिशन धुरंधर क्या? अब इसका चैप्टर। जब से बांग्लादेश में यूनुस ने कट्टरपंथियों को सिर पर चढ़ाया, तब से कहा जा रहा था कि ये कट्टरपंथी बांग्लादेश में आग लगाएंगे, देख लेना। और ठीक यही बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से हो रहा है। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश को फूंक डाला है। वहां पर जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत विरोधी, हिंदू विरोधी भीड़ सड़कों पर आ चुकी है। अखबारों के दफ्तर जलाए जा रहे हैं। जो भी भारत की बात कर रहा है, जो भी हिंदुओं की बात कर रहा है, उस पर अटैक हो रहा है। जब तक शेख हसीना बांग्लादेश में थी तब तक ये सब नहीं होता था।
लेकिन यूनुस के आते ही कट्टरपंथियों का राज बांग्लादेश में बढ़ता चला गया। ऊपर से पाकिस्तान भी अब बांग्लादेश से सट गया है। इधर मुनीर उधर यूनुस दोनों ने मिलकर बांग्लादेश को जलाने में कैसे अपने हाथ जो हैं वो आगे बढ़ा दिए हैं। मुनीर यूनुस का असल प्लान क्या है, नरेंद्र मोदी इसका क्या जवाब देंगे, आज सब आपको बताऊंगा। बांग्लादेश जिन कट्टरपंथियों के हाथ में चला गया है वो कट्टरपंथी भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। हिंदुओं से, सनातन से इन्हें नफरत है वो दिखता है, और इसी जहर और नफरत में ये कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। बांग्लादेश में भड़की हिंसा में पहला टारगेट हिंदू अल्पसंख्यक और भारत है, और उसके अलावा वो सभी लोग कट्टरपंथियों के निशाने पर आ चुके हैं जो इन कट्टरपंथियों की आंखों में खटकते हैं। बांग्लादेश का हाल यह है कि कट्टरपंथियों की भीड़ ने बांग्लादेश के उन बड़े अखबारों को निशाना बनाया जो यूनुस की कट्टरपंथी सरकार की नीतियों के खिलाफ बिना डरे खबरें छाप रहे थे। देखिए, अब अखबार का ऑफिस जला दिया भाई। ये तस्वीरें ढाका में बांग्लादेश के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार डेली स्टार के हेड ऑफिस की है, जहां कट्टरपंथियों की भीड़ ने आग लगा दी। 30 से ज्यादा पत्रकार बिल्डिंग के अंदर फंस गए, जिन्हें सेना के दखल के बाद बचाया जा सका। कट्टरपंथियों ने इसी तरह अंग्रेजी अखबार न्यू एज के एडिटर नूरुल कबीर के घेर कर उन पर हमला कर दिया, जो बांग्लादेश में छपने वाले अखबारों की संस्था एडिटर्स काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं और यूनुस सरकार को उसकी नीतियों के लिए अक्सर घेरते रहते हैं। इसी तरह बांग्लादेश के पॉपुलर अखबार प्रोथोम अलो के दफ्तर में पहले जमकर तोड़फोड़ की और फिर उसमें आग लगा दी। बांग्लादेश में भड़की इस हिंसा के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है एक छात्र नेता उस्मान हादी की मौत। उसके बारे में भी आपको बताता हूं। 32 साल का शरीफ उस्मान बिन हादी बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन इकबाल इनकलाब मंच का प्रवक्ता था। वो पिछले साल जुलाई में शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में कट्टरपंथियों का बड़ा चेहरा बनकर उभरा था। इन प्रदर्शनों की वजह से शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। उस्मान हादी भारत को दुश्मन देश की नजर से देखता था और अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलता था। बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में होने वाले चुनाव में उस्मान हादी ढाका 8 से चुनाव लड़ने की तैयारी में था। हाल ही में उस्मान हादी ने ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा सर्कुलेट करने की वजह से सुर्खियां बटोरी थी। इस नक्शे में भारत के कुछ इलाकों को बांग्लादेश में दिखाया गया था, लेकिन 12 दिसंबर को उस्मान हादी को ढाका में बाइक पर आए हमलावरों ने गोली मार दी। हमले के वक्त उस्मान हादी ई रिक्शा में बैठकर कहीं जा रहा था। हमले के बाद हादी को ढाका मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। हालत नाजुक होने पर इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब यह भी देखिए कि जिस हादी की मौत के बहाने बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंक दिया गया है, उसमें भी भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कहा जा रहा है कि उस्मान हादी की हत्या का मुख्य आरोपी भारत भाग गया है। बांग्लादेश में जिस तरह से भारत विरोधी, हिंदू विरोधी हिंसा हो रही है, उसके पीछे मुनीर और पाकिस्तान का दिमाग होने का आरोप लग रहा है, क्योंकि इस बार बांग्लादेश में भड़का हिंसा का पैटर्न पिछले साल जुलाई में भड़की हिंसा से भी ज्यादा सोचा समझा और खतरनाक लग रहा है। कहा जा रहा है कि मुनीर और आईएसआई का मंसूबा बांग्लादेश में हिंसा भड़काकर कट्टरपंथियों को सत्ता में बिठाने का है, क्योंकि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद उनकी पार्टी आवामी लीग की पकड़ पहले ही कमजोर हो चुकी है और आवामी लीग पर बैन लगाकर उसके चुनाव में उतरने का रास्ता पहले ही बंद हो चुका है। इस सब के बीच शेख हसीना के बाद बांग्लादेश की दूसरी बड़ी नेता मानी जाने वाली खालिदा जिया की हालत भी नाजुक बनी हुई है, जिसकी वजह से उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी कमजोर दिख रही है। उस पर कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत ने मुनीर और आईएसआई को अपना प्लान एक्टिवेट करने का मौका दे दिया। खबर है कि आईएसआई ने अपने पुराने सहयोगी और बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी को निर्देश दिया है कि वो आंदोलन को लीड न करे बल्कि पीछे रहकर इसे हवा दे। इसके पीछे मकसद यह है कि आंदोलन में स्थानीय लोग दिखने चाहिए ताकि आंदोलन स्वाभाविक लगे। बांग्लादेश में हिंसा को और भड़काने के लिए कई सोशल मीडिया हैंडल पाकिस्तान से ऑपरेट होना शुरू हो चुके हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर बार बार भारत के खिलाफ उकसाने वाली पोस्ट अपलोड की जा रही है। और जिस तरह बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों और इंडियन हाई कमीशन को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है, हिंसा को उस्मान हादी की मौत के बाद छात्रों और युवाओं का गुस्सा बताकर कवर देने की कोशिश हो रही है, उसी को देखते हुए शेख हसीना सरकार में मंत्री रह चुके हबीबुल हसन चौधरी भी मोहम्मद यूनुस के प्लान का हिस्सा बता रहे हैं। शेख हसीना सरकार में मंत्री रह चुके मुहिबुल हसन हिंसा को पहले से तय प्लान इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हिंदू अल्पसंख्यकों और यूनुस सरकार की पोल खोलने वाले मीडिया के बाद निशाने पर उनकी पार्टी आवामी लीग। कट्टरपंथियों की भीड़ ने चटगांव में मुहिबुल हसन के घर को भी आग लगा दी। इसी तरह शेख हसीना सरकार में मंत्री रहे हिंदू नेता बीर बहादुर के घर को भी फूंक दिया गया। ढाका में शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के जनक माने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के घर पर भी कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। पिछले साल हुई हिंसा में भी इस घर में तोड़फोड़ हुई थी और इस बार घर के बचे हुए हिस्से को भी तोड़ दिया।
तो सवाल यह है कि एक सेकंड के लिए आरोप लगा रहे हो कि भारत ने किया, तो मुजीबुर रहमान और शेख हसीना की पार्टी के लोगों और उनके घरों को क्यों जला रहे हो? सीधा सीधा एजेंडा पाकिस्तान का यह है कि वहां कट्टरपंथियों की जमात बनी रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि इलेक्शन हो और चीजें बदल जाए। बांग्लादेश को भड़काकर भारत के खिलाफ करना यह पाकिस्तान का पुराना प्लान रहा। अब जब यूनुस जैसे कट्टरपंथी बांग्लादेश में आए हुए हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए पुराना प्लान एक्टिव करने का अच्छा मौका है। इसलिए आप देखिए कि बांग्लादेश का हाल यह है कि वहां पर सिर्फ अंदर ही प्रदर्शन नहीं हो रहे, भारत के बॉर्डर तक प्रदर्शन हो रहे हैं, बॉर्डर तक मार्च निकाले जा रहे हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश के बेनापोल में भारत के बॉर्डर के पास की हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला और इसे लॉन्ग मार्च टू बॉर्डर नाम दिया। इस मार्च में भारत विरोधी नारेबाजी भी हुई। लेकिन बांग्लादेश में जो भी माहौल बनाया जाए, यूनुस और मुनीर जो भी प्लान बना लें, यह बात सबको पता है कि नरेंद्र मोदी अपनी तैयारी किए बैठे, और अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर मुनीर और यूनुस दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप देखिए कि बांग्लादेश में भारत विरोधी हिंसा पर वहां की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर ने तुरंत माफी मांग ली। अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर ने कहा कि ढाका में कट्टरपंथी भीड़ ने जिस तरह पूरी रात उत्पात मचाया और अखबारों के ऑफिस और कल्चरल सेंटर जलाए, वो शर्मनाक है। आगे मोहम्मद यूनुस के एडवाइजर ने लिखा, काश वो धरती को खोदकर शर्म के मारे खुद को उसमें दफन कर पाते। तो शर्म इतनी आ रही है कि दफन करने की सोच रहे हो तो मोहम्मद यूनुस से बोलो कुर्सी छोड़ दें जब उनसे नहीं संभल रहा है। लेकिन ये सब नाटक भी तो करना है कि भाई बहुत शर्मिंदा है, ताकि दुनिया में ये मैसेज ना जाए कि यूनुस और मुनीर मिलकर करा रहे हैं। बांग्लादेश जानता है कि जिस पाकिस्तान के सहारे वो भारत के खिलाफ उछल रहा है, उस पाकिस्तान की अपनी कोई हैसियत नहीं है, ना दुनिया में उसकी कोई इज्जत है। और मैं आपको यह साबित कर देता हूं, मैं अगला चैप्टर आपको दिखाता हूं कि पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। भारत को सम्मान, पीएम मोदी को अवार्ड, लेकिन पाकिस्तान को किसने गजब बेइज्जत कर दिया? किस मुस्लिम देश ने? मुस्लिम ब्रदरहुड भी काम ना आया। भिखारी पाकिस्तान को मुस्लिम देश ने ही कैसे औकात बता दी है, अब आपको दिखाता हूं। नरेंद्र मोदी दुनिया में भारत का जो डंका बजा रहे हैं वो दुनिया तो देख ही रही है। मुस्लिम देशों में नरेंद्र मोदी का ऐसा सम्मान हो रहा है जो सम्मान पाकिस्तान सपने में भी सोचे अगर तो हड़बड़ा के उठ जाए कि अरे इतना सम्मान हमको कोई कैसे दे सकता है। पाकिस्तान जिन मुस्लिम देशों के नाम पर उछलता है वो मुस्लिम देश खुद उसको कैसे गजब बेइज्जत कर रहे हैं, आज आपको देखना चाहिए। पाकिस्तान की ऐसी गजब बेइज्जती हो रही है बॉस कि मुनीर और शहबाज मुंह दिखाने लायक नहीं है। लेकिन भाई ये लोग भी कम बेशरम थोड़े ही हैं, फिर मुंह दिखाएंगे ही दिखाएंगे। मुनीर जिस मुस्लिम देश को सबसे करीबी बताते नहीं थकता, उसी देश ने पाकिस्तान को झटका दे दिया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के हजारों भिखारियों को डिपोर्ट कर दिया उठा के, ले जाओ अपने यहां के भिखारियों को, यहां के भीख मांग रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आतंकियों के एक्सपोर्टर पाकिस्तान में अब भिखारियों की फैक्ट्री खुल गई है और पाकिस्तान अपने भिखारी खाड़ी देशों में एक्सपोर्ट कर देता है। पाकिस्तान के भिखारियों ने सऊदी अरब, कतर, यूएई समेत खाड़ी के लगभग सभी देशों में कब्जा कर लिया, अपनी जगह ढूंढ ली है कि दे दे भाई कोई। लेकिन पाकिस्तान के भिखारी शेखों के देश में सिर्फ भीख नहीं मांग रहे, चोरी चकारी भी कर रहे हैं, लूटपाट भी कर रहे हैं। खाड़ी के देश तो पाकिस्तानी भिखारियों से इतना परेशान हो गए बॉस कि अब उन्होंने कहा कि ना यहां नहीं रख सकते, उठाओ लेके जाओ इनको। पिछले 11 महीने में 41 देशों ने 52,000 पाकिस्तानी भिखारियों को देश से निकाल दिया कि भीख मांगना है तो पाकिस्तान में मांगो। तो भिखारी भी बोला कि मेरा देश ही भीख मांग रहा है, मैं वहां क्या भीख मांगूंगा। यानी 2025 में हर रोज करीब 151 पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया गया है। इसमें सऊदी अरब ने सबसे ज्यादा 24,000 पाकिस्तानी भिखारी डिपोर्ट कर दिए हैं। यूएई ने 6,000 पाकिस्तानी भिखारियों को देश से निकाल दिया है। अजरबैजान ने भी 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को वापस देश भेज दिया है। पाकिस्तान में भीख मांगना मजबूरी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान इतना गरीब है कि भीख मांगना अब धंधा बन गया है। पाकिस्तान का यह संगठित उद्योग कैसे मिडिल ईस्ट में अपने पैर जमा रहा है और क्यों पाकिस्तान की जनता और उनके नेताओं को भीख मांगने में मजा आने लगा है, आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन भिखारी पाकिस्तान के इस भिखमंगे देश के भिखारियों ने कैसे मुस्लिम ब्रदरहुड भूलने पर भी शेखों को मजबूर कर दिया, जरा उसका एक ट्रेलर देखिए। शहबाज और मुनीर तो पहले ही भिखारी घोषित थे। भीख का कटोरा लिए कभी वो चीन अमेरिका की चौखट पर दिखाई देते हैं तो कभी IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने गुहार लगाते हैं। मुनीर शहबाज की इसी आदत को पाकिस्तान की पब्लिक ने धंधा बना लिया। पाकिस्तान में इतने भिखारी हो गए हैं कि अब वो वीजा लेकर विदेशों में भीख मांग रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तानी भिखारियों की सबसे पसंदीदा जगह बन गया। यहां भीख मांगने वाला हर दूसरा शख्स पाकिस्तानी निकल आता है। दरअसल सऊदी अरब में मुसलमानों के सबसे पवित्र शहर मक्का और मदीना है। हर साल यहां लाखों लोग हज और उमरा करने आते हैं। इन्हीं लोगों के साथ पाकिस्तानी भिखारी भी पहुंच रहे हैं और सड़कों पर, फुटपाथ पर डेरा जमा लिया है।
इन पाकिस्तानी भिखारियों में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल हैं। मक्का और मदीना में पाकिस्तानी भिखारी आपको आसानी से दिख जाएंगे। देखिए, मक्का में एक पाकिस्तानी महिला भिखारी को पुलिस वाले भगा रहे हैं, लेकिन सऊदी में पाकिस्तानी भिखारियों ने ऐसे पांव जमा लिए हैं कि अब उन्हें पुलिस से भी डर नहीं लगता। यह हाल तब है जब सऊदी अरब में भीख मांगना अपराध है। देखिए वहां क्या हो रहा है। अब सऊदी अरब ने पाकिस्तानी भिखारियों से निपटने के लिए उन्हें डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। आप भी देखिए कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी भिखारी कितनी बेशर्मी से भीख मांगते हैं, वो सामने दिखने लगा है। पाकिस्तान के भिखारियों को डिपोर्ट किए जाने की खबर पाकिस्तानी चैनलों की हेडलाइन बन रही है। जो चैनल्स अभी तक सऊदी अरब को अपना बिरादर बताते थे, देखिए अब वही पाकिस्तानी चैनल सऊदी अरब के इस एक्शन पर छाती पीट रहे हैं। पाकिस्तान में भीख मांगना इतना ऑर्गेनाइज्ड धंधा बन गया है कि अब ये लोग ग्रुप बनाकर विदेश जाते हैं। इन लोगों का काम ही भीख मांगना है। आप देखिए कि भारत के इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेशनल्स वीजा लेकर विदेश में लाखों डॉलर के पैकेज पे नौकरी करने आते हैं। पाकिस्तान के भिखारी वीजा लेकर भीख मांगने जाते हैं। भाई, सऊदी अरब सरकार ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि भाई तुम भिखारियों को भेजना बंद करो। उधर यूएई ने भी ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिकों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान में 66,154 भिखारियों को एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया। ये वो पाकिस्तानी भिखारी थे जो अलग अलग देशों में भीख मांगने जा रहे थे। बताइए, ग्रुप बना के निकलते हैं कि चल भाई तू भी चलेगा, भीख मांगेगा उधर। पाकिस्तानी भिखारियों पर पाकिस्तान की ही सीनेट यानी वहां की संसद की स्थायी समिति को एक रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें खुलासा हुआ है कि विदेशों में गिरफ्तार किए गए 90% भिखारी पाकिस्तानी नागरिक होते हैं। इनमें से ज्यादातर सऊदी अरब, ईरान और इराक के तीर्थ यात्रा वीजा पर विदेश जाते हैं। यात्रा के बहाने वहीं रुक जाते हैं, जिसके बाद या तो भीख मांगते हैं या चोरी करते हैं। कौन देश बर्दाश्त करेगा भाई? एक तो भीख मांगने के लिए रुके हुए हो, वो भी उस देश में जहां भीख मांगना अपराध है, और उसके बाद वहां चोरी चकारी भी कर रहे हो, लूटपाट भी कर रहे हो। ऐसी ऐसी रिपोर्ट आ रही है जिसके बाद पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है। ले पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं हम तो भीख मांगने में भी रिकॉर्ड बनाएंगे। पाकिस्तानियों को भीख मंगा सुनने की या भीख मांगने की ऐसी आदत हो गई है कि अब वो खुद ही कह रहे हैं कि भीख मांगने में भी पाकिस्तानी ही रिकॉर्ड बनाएंगे। सऊदी अरब में पाकिस्तानी भिखारियों की सबसे ज्यादा कमाई होती है, इसलिए सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भीख मांगने सऊदी अरब जाते हैं। पाकिस्तानी भिखारियों की दूसरी पसंद अजरबैजान, कतर और दुबई है। कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड जैसे देशों में भी पाकिस्तानी भिखारी पहुंचते हैं, क्योंकि इन देशों में खाड़ी देशों के मुकाबले सख्ती थोड़ी कम है। मतलब इनके भी जैसे भारतीयों के पास तो पैसा है, वो तो टूरिस्ट की तरह घूमने जाते हैं। इनका अपना भीख मांगने का डेस्टिनेशन है, कहां कहां ज्यादा पैसा मिलेगा। पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किए जाने की खबर दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई। ऐसी बेइज्जती हो रही है कि पाकिस्तान की जनता को दुनिया भर में भिखारी कहा जा रहा है, ताने मारे जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में इसका कोई ज्यादा असर नहीं है, क्योंकि भीख मांगने में उनके प्रधानमंत्री यानी शहबाज शरीफ सबसे ज्यादा माहिर है। भाई, जिस देश का प्रधानमंत्री मान रहा हो कि वो जहां जाता है लोग कहते हैं ये मांगने आया होगा, ये आया होगा मांगने आया होगा, उस देश के आम लोग अगर भीख मांगने के लिए दूसरे देशों में जा रहे हैं तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। और ऐसा देश है कि इतनी बेइज्जती के बाद भी सुधरता नहीं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इस साल अप्रैल में मिडिल ईस्ट देशों में रह रहे पाकिस्तानी भिखारियों से जुड़ा एक डेटा शेयर किया था। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अकेले सऊदी अरब में कम से कम 4,700 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया है। यह भी बताया था कि पाकिस्तान में लगभग 2 करोड़ 20 लाख भिखारी हैं। ये पाकिस्तान में जो सालाना कम से कम 42 अरब रुपए कमाते हैं। बताइए, भिखारियों के इस आंकड़े पर पाकिस्तान की टीवी चैनल्स में डिबेट तक हुई है। भाई, लोग चर्चा करने लगे हैं भाई कि जिन्ना ने क्या भिखारियों के लिए अलग से देश लिया था क्या, कि सब इधर एक साथ रहेंगे। भाई, उधर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, इधर अपन भिखारी लोग रहेंगे। पाकिस्तान के लोग भीख मांगने सऊदी अरब, कतर ऐसे देशों में क्यों जाते हैं वो आपको बताता हूं। मार्च 2025 में शारजा में एक पाकिस्तानी शख्स पकड़ा गया था, जिसके पास 14,000 दिरहम यानी 3 लाख रुपए मिले। उसने पुलिस को बताया कि 3 दिन में भीख मांगकर इतने पैसे उसने जमा किए, यानी उस पाकिस्तानी भिखारी की एक दिन में 1 लाख रुपए की कमाई हुई। इससे पहले दुबई में 127 पाकिस्तानी भिखारियों को पकड़ा गया था। इनके पास से पुलिस को 50,000 दिरहम यानी 11 लाख रुपए मिले थे। वहीं शारजा पुलिस ने भी 107 भिखारियों को इस साल के शुरुआत में गिरफ्तार किया था। शारजा में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी भिखारियों के पास से 11 लाख रुपए मिलने की खबर आई थी। पाकिस्तान के भिखारियों का एक ठिकाना मलेशिया भी है।
मलेशिया में भी इस साल 41 पाकिस्तानी भिखारी वापस भेजे थे, जिसमें 26 महिलाएं थीं। कितने खुल के हंसते हंसते बता रही, भीख मांग के फ्लैट बना लिया, घर बना लिया, अमीर हो गए। ऐसा ही देश है पाकिस्तान बॉस। खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आपको दिखाऊंगा जिस सीक्रेट फाइल के खुलने पर इंडी गठबंधन गिरा रहा था पीएम मोदी की सरकार, वो आज सामने आई तो उसमें क्या निकला। बड़े बड़े फंस गए, ट्रंप पर मंडरा रहा महासंकट, सीक्रेट फाइल और उसकी वो तस्वीरें जिसने दुनिया में आग लगा दी है। अब इसका चैप्टर। भारत में नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कभी जनजी को भड़काने की कोशिशें होती हैं, कभी बांग्लादेश जैसी आगजनी भारत में होने की धमकी दी जाती है, कभी सड़क पर हंगामे की बात होती है। फिर अब पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर माहौल बन रहा था कि अरे 19 दिसंबर को राजनीतिक भूकंप आएगा जिसका केंद्र अमेरिका में होगा, और उन्होंने कहा था कि भाई मोदी सरकार ही गिर जाएगी। 19 दिसंबर को अमेरिका में सीक्रेट फाइल खुलेगी और 19 दिसंबर को पीएम मोदी का इस्तीफा देना होगा। कोई मराठी आदमी भारत का नया प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसे दावे कर दिए गए थे। इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि एक बार को तो पब्लिक हैरान रह गई भाई कि 19 तारीख को क्या ही होना है। लेकिन 19 तारीख को जब अमेरिका में सीक्रेट फाइल खुलनी शुरू हुई तो क्या निकला आज आपको दिखाता हूं। लेकिन पहले आप जरा इंडी गठबंधन के नेता जो दावे कर रहे थे सुनिए एक बार क्या कह रहे थे। 19 दिसंबर को कोई एक बड़ा विस्फोट राजनीतिक होने वाला है, ऐसी चर्चा इस देश में चल रही है और उसका केंद्र बिंदु अमेरिका में है। जब भूकंप होता है तो कोई केंद्र बिंदु होता है, तो वो केंद्र बिंदु अमेरिका में है। कुछ ऐसी जानकारी सामने आने वाली है अमेरिका से, वो जानकारी सामने आने के बाद नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं रह सकते, इस प्रकार की चर्चा है। इंडी गठबंधन के नेता जिस सीक्रेट फाइल के आधार पर ये सारे दावे कर रहे थे, सोशल मीडिया पे माहौल बनाया जा रहा था, वो फाइल अब अमेरिका में खुलनी शुरू हो गई है और इस फाइल का नाम है एप्स्टीन फाइल्स। आज दुनिया में कोई भी ऐसा बड़ा नेता या उद्योगपति नहीं है जो एप्स्टीन फाइल के नाम से डर ना रहा। एप्स्टीन फाइल्स में बड़े बड़े नेताओं और उद्योगपतियों के गंदे और घिनौने राज छुपे होने का दावा है, जिसे अब अमेरिकी सरकार रिलीज कर रही है। इंडी गठबंधन को उम्मीद रही होगी कि एप्स्टीन फाइल्स की वजह से भारत में भी कुछ धमाका हो जाएगा, लेकिन अभी तक इस फाइल के जितने हिस्से बाहर आए हैं, अभी तो पूरी बड़ी फाइल है, खुलेगी पूरी, लेकिन अब जब खुलनी शुरू हुई और कुछ चीजें बाहर आई हैं, अभी तक भारत में तो कोई इंपैक्ट नहीं हुआ उसका, बल्कि एप्स्टीन फाइल्स की 68 तस्वीरें रिलीज होने से अमेरिका में जरूर भूचाल आ गया। अमेरिका के कई बड़े नेता और उद्योगपतियों के चेहरे बेनकाब हो गए, जिसमें मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी शामिल है। ऐसे ऐसे नाम एप्स्टीन फाइल में सामने आ रहे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। एप्स्टीन फाइल में जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का है। यह तस्वीर देखिए, इसमें डोनाल्ड ट्रंप लड़कियों से घिरे नजर आ रहे हैं, लड़कियों के चेहरे छिपा दिए गए हैं। 6 लड़कियों से घिरे ट्रंप की इस तस्वीर ने अमेरिका में हंगामा मचा दिया है। इससे पहले भी ट्रंप एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस के साथ अफेयर को लेकर विवादों में रह चुके हैं। एप्स्टीन फाइल में दूसरा बड़ा चेहरा है बिल गेट्स का। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं और दुनिया भर के एनजीओ को मदद करते रहते हैं, उनकी यह तस्वीर लोगों को हैरान कर रही है। तस्वीर में बिल गेट्स के साथ भी लड़की दिख रही है, वो जो आपको नीचे तस्वीर दिख रही है। नाबालिग लड़कियों के साथ एप्स्टीन के आलिशान मेंशन में पार्टियां हुआ करती थी। कुछ लड़कियों की उम्र तो 12 साल तक की बताई गई थी। एप्स्टीन की पार्टियों में बहुत से गंदे काम किए जाते थे जो हम आपको बता भी नहीं सकते। हालांकि बिल गेट्स की जो तस्वीर लड़की के साथ दिख रही है उसमें ऐसा कुछ अश्लील नहीं दिख रहा, लेकिन इस तस्वीर के आने के बाद सवाल उठ रहे हैं। एप्स्टीन फाइल्स की और तस्वीरें दिखाने से पहले आपको बताता हूं कि जेफरी एप्स्टीन था कौन, जिसकी पार्टियों में दुनिया के बड़े बड़े लोग आते थे। जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क का करोड़पति इन्वेस्टमेंट मैनेजर था। एप्स्टीन पर यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप है। पार्टियों में नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण का आरोप है। 2005 में एप्स्टीन के कारनामों का खुलासा होना शुरू हुआ था। 50 से ज्यादा लड़कियों ने एप्स्टीन पर गंभीर आरोप लगाए। एप्स्टीन के पास लोलिता एक्सप्रेस नाम से प्राइवेट जेट भी था। इस जेट से वो नाबालिग लड़कियों को अपने विला में लाता था। 2008 में एप्स्टीन को यौन अपराध के लिए सजा मिली। 2009 में सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में वो गिरफ्तार हुआ। 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में एप्स्टीन की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। दुनिया के बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन, फिल्म स्टार, साइंटिस्ट इस रैकेट में शामिल थे। एप्स्टीन बड़े लोगों को नाबालिग लड़कियां सप्लाई करता था, यह आरोप लगा। एप्स्टीन के पास इन पार्टियों की फोटोज थी। यह बात 2019 में पब्लिक के बीच आई। यह चुनावी मुद्दा बन गया। ट्रंप ने खुद कहा था कि राष्ट्रपति बनने पर वो एप्स्टीन फाइल जारी कर देंगे, लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भी एप्स्टीन फाइल रिलीज नहीं हुई। ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा था, जिसके बाद इसी साल 19 नवंबर को ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल जारी करने के आदेश पर साइन किया। एप्स्टीन फाइल जारी करने की आखिरी तारीख 19 दिसंबर थी और इसलिए आज एप्स्टीन फाइल की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। पूरी फाइल अभी
खुलेगी और क्या क्या सामने आएगा वो आपको बताऊंगा। लेकिन जिस भूचाल की उम्मीद 19 दिसंबर को इंडी वाले कर रहे थे वो तो नहीं आया अभी फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी। करोड़ों लोग आईफोन यूज करते हैं, लेकिन सोचा है कभी कि आईफोन में आई जो लगा होता है पहले, उसका मतलब क्या होता है, बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। और आज का सवाल यह है कि करोड़ों लोग आज की डेट में आईफोन यूज करते हैं, लेकिन आपने सोचा है कभी कि आईफोन में फोन के पहले जो आई लेटर लगा हुआ है उस आई का मतलब क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, क्यों आईफोन, क्यों ए फोन, बी फोन, सी फोन नहीं, आईफोन ही क्यों? आज इसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल इस आई अल्फाबेट की स्टोरी शुरू होती है 1998 से, जब एप्पल ने अपना iMac कंप्यूटर लॉन्च किया था। उस समय इंटरनेट धीरे धीरे लोगों के बीच पहुंच ही रहा था। तब एप्पल ने कहा था कि उसके प्रोडक्ट के आगे लगे आई के 5 मतलब हैं। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण मतलब था आई से इंटरनेट। iMac उन पहले कंप्यूटर्स में से एक था जिसने इंटरनेट से जुड़ना बेहद आसान बना दिया था। इसलिए आई का एक मतलब था इंटरनेट। दूसरा मतलब था इंडिविजुअल, क्योंकि यह डिवाइस पर्सनल यूज के लिए था। तीसरा मतलब था इंस्ट्रक्ट, क्योंकि डिवाइस सीखने और सिखाने में मदद करने वाला था। आई का चौथा मतलब था इन्फॉर्म, क्योंकि यह दुनिया भर की जानकारी आप तक पहुंचा रहा था। और पांचवा और आखिरी मतलब था इंस्पायर, क्योंकि इसमें बहुत कुछ नया और क्रिएटिव था और एप्पल को लगता था इससे दुनिया इंस्पायर होगी। इसलिए iMac के बाद जब एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया तो उसमें भी आई लेटर को बरकरार रखा। हालांकि आज की आधुनिक दुनिया में एप्पल का कहना है कि उसका ये आई स्टैंड करता है इनोवेशन के लिए। अब ऐसी जानकारी मिलने के बाद आप भी कह सकते हैं ओह आई सी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।